चुनावी यात्रा राहुल गांधी? राहुल गांधी की चुनावी यात्रा ने माहौल तो बदल दिया है और अब बीजेपी ये चिंतन करेगी क्या मोदी जी को दोबारा हरियाणा भेजा जाए माहौल को ठीक करने के लिए। तो ये एक बड़ी गंभीर बात बीजेपी के लिए है कि बीजेपी की तमाम रणनीति अपनी अपनी जगह खेत रही हैं। आम आदमी पार्टी को पहले उन्होंने प्रोत्साहित किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन मत कीजिए, बीजेपी ने बहुत उसके पीछे जोर लगाया और अरविंद केजरीवाल ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। फिर चंद्रशेखर की पार्टी और जेजेपी का मुद्दा भी आया। फिर बीच में मायावती जी को भी प्रेरणा मिली कि हरियाणा में कुछ करें, वो भी पहले उत्सुक थी। इस सब के बीच जब राहुल गांधी गए और उन्होंने अंबाला को कुरुक्षेत्र बना दिया, आज यही कहना ठीक होगा कि जो कुरुक्षेत्र के मतलब महाभारत में जो कुरुक्षेत्र के हाल थे वो उन्होंने आज अंबाला में करके दिखा दिया। हाथ बदलेगा हालात का जो होर्डिंग है, ये एक ऐसा नारा है जो हरियाणा के लोगों को बहुत एक उनके लिए निर्णायक नारा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीतियां जो बदली है, और मजेदार बात है कि जब राहुल गांधी शुरू में कुछ दिन नहीं आए हरियाणा, तो बीजेपी जो भी प्रचार दुष्प्रचार कर रही थी कि देखिए इनमें कितनी फूट है, हम एक हैं। और अब जब राहुल गांधी गए तो बीजेपी के नेताओं की घिघिया बन गई कि वो क्या करें, क्योंकि जो प्रतिसाद, जो भीड़ राहुल गांधी को मिल रही है और जो नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, उस सब से बीजेपी के सामने बहुत परेशानियां साफ नजर आ रही। लोग ये कहते हैं कि भाई जो बीजेपी कहते हैं कि हरियाणा मजबूत है, हरियाणा में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी का किला मजबूत है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि उस मजबूत किले की दीवारें दरक रही है, उस मजबूत किले की नींव हिल रही है, उस मजबूत किले की छत टपक रही है। तो भाई किला मजबूत कहां से है? जिस किले की छत टपक रही है, दीवारें दरक रही है, नींव हिल रही है, तो किला मजबूत कहां से है? अब लोग ये सवाल करने लगे। यानी ये एक भ्रम बनाने की कोशिश बीजेपी के आईटी सेल ने की थी कि हरियाणा तो हमारा ही है। लेकिन हरियाणा के किसानों की बातें करते वक्त न तो प्रधानमंत्री ने कोई सकारात्मक जवाब दिया, न दूसरे नेताओं ने जवाब दिया। बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को वहां भेजा, अपने जाति समीकरण देखते हुए, अपने क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए, और वे जो प्रतिसाद उन्हें मिला है, जिन्हें बीजेपी ने बड़ा स्टार प्रचारक माना था, उनकी सभाओं में 1000-2000 लोग जुटना भी मुश्किल हो गए। यहां तक कि प्रधानमंत्री की सभा में 5000-6000 लोग जब आए, तो इससे बीजेपी को लगा कि हालात थोड़े खराब है। इसीलिए ध्यान बटाने के लिए, कांग्रेस का ध्यान बटाने के लिए, अब देखिए कर्नाटक में सिद्धारमैया के खिलाफ ईडी को छू कर दिया गया है। तो उनकी कोशिश ये है कि जहां जहां प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो या सिद्धारमैया, वहां ये नैरेटिव बनाया जाए कि देखिए ये विपक्ष के लोग हैं और ये भ्रष्ट हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सोरेन को छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया, तब भी ईडी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि ईडी को जो लोग संचालित कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि यही एकमात्र तरीका है जब वे अपनी पार्टी को बीजेपी की मदद कर सकते हैं। साफ साफ लगता है कि ईडी जो है वो बीजेपी की आनुषंगिक पार्टी की तरह काम कर रही है। तो ये सारी बातें एक साथ हो रही हैं और हरियाणा के लोग इस बात को देख रहे हैं, और बीजेपी देख रही है कि उसके हाथ से पूरी की पूरी कमान छूटती जा रही है। क्या होगा ये बीजेपी को पता नहीं है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हरियाणा में, उन्होंने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने सारी बातें पुरानी ही कही। और अब देखिए बीजेपी के लिए, अब बीजेपी ने क्या किया कि अपने नाराज उम्मीदवारों को, नाराज नेताओं को पार्टी से निकालना शुरू किया, ताकि ये नया नैरेटिव सेट करें कि देखिए साहब, हम तो जो हैं इसलिए पिछड़ गए या हार गए क्योंकि हमारे लोगों ने भीतरी घात किया था। तो ये सारे बहाने बीजेपी देख रही है, और बीजेपी का जो सपना था कि किसी भी तरह येन केन के कारण हरियाणा पर अपना कब्जा किया जाए, वो मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा ही था कि हरियाणा में न किसान बीजेपी के साथ हैं, न पहलवान बीजेपी के साथ है, न किसान बीजेपी के साथ। तो फिर बीजेपी के साथ कौन है? जिस हरियाणा में लोग सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं नौजवान, वो उनके साथ नहीं है।
किसान अपनी बात कह चुके, तो बीजेपी की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे लगता नहीं कि मोदी जी अगर दोबारा हरियाणा जाएं या हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में जाकर माहौल बनाने की कोशिश करें, जैसे कि आदत है कि बीजेपी के नेता पड़ोस के राज्य में चले जाते हैं प्रचार करने के दूसरे तरीके के तहत, तो मुश्किल उनकी बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, राजीव जी, राजनीति को आप देखते हैं, जानते हैं। जरा आपसे समझूं कि जो आज गाय को राज्य माता का दर्जा देने का जो फरमान जारी हुआ है, खासकर जिसको कैबिनेट ने पास कर दिया है, एकनाथ शिंदे की कैबिनेट ने, और इसका क्या असर होने जा रहा है, क्या चुनाव पर असर पड़ेगा, और क्या जो इधर हरियाणा में जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कल राहुल गांधी की यात्रा का रूट मैप भी आ गया है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिल्कुल मैदान छोड़ देना, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में सिर्फ और सिर्फ उत्साह बना रहे उसके लिए थोड़ी बहुत रैलियां करना, इस सब का असर महाराष्ट्र पे पड़ने जा रहा है क्या? महाराष्ट्र का चुनाव कितना दिलचस्प माना जाएगा आने वाले समय में, और कितना मुश्किल माना जाए बीजेपी के लिहाज से? एकनाथ शिंदे ने जिस किस्म की गाय को राज्य माता का दर्जा देने की बात कही है, उन गायों की संख्या तो बहुत ही कम है। आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में दूध के लिए मूलतः भैंस का उपयोग होता है या संकर जाति की गायों के बारे में, तो इन गायों की संख्या बहुत कम है। ये केवल उन लोगों को भरमाने के लिए है कि भाई देखिए हम गाय की कितनी इज्जत करते हैं। उन्होंने पूरे गोवंश को सम्मान नहीं दिया है, केवल एक खास इंडिजिनस प्रजाति की गाय को ही दिया, तो बहुत फर्क इसका नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी प्रशांत जी ने कही कि महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सामाजिक सुधार के आंदोलन चलते रहे हैं, तो लोग इन बातों से बहुत प्रभावित नहीं होते। लेकिन हाँ, जिस तरह शिवाजी की प्रतिमा गिरी, जिस तरह धारावी का गुपचुप काम चल रहा है, मतलब धारावी के उद्धार की योजना बनी, अडानी को दी गई, और अडानी को जितनी जगह चाहिए उससे लगभग 2.5 गुनी जगह दी जा रही है, मतलब 2,500 एकड़ के आसपास, जबकि उसका 1/3 के लगभग ही धारावी है। तो ये तो ऐसा ही हुआ राजीव जी कि किसी की पटलून जरा ढीली हो गई तो उसने दर्जी से कहा कि भी मेरी पटलून ठीक कर दीजिए, तो उसने कहा पटलून दे जाइए, मैं पटलून का बचा हुआ कपड़ा रख लूंगा और साथ में इसका कोट और जैकेट भी मुझे दो, तभी मैं पटलून ठीक करूंगा। तो बड़ी हास्यास्पद बात है। आपको धारावी का सुधार करना है, धारावी का सुधार कर दीजिए, कौन रोक रहा है आपको धारावी का सुधार करने से? लेकिन मुद्दा धारावी के बहाने अगर आप लूट करने की कोशिश करेंगे तो ये वहां के लोगों को समझ में आ रहा है। दूसरी बात है कि जो झोपड़पट्टी वाला 2000 तक के पहले आया उसे ही मुफ्त में मकान मिले, तो मकान कितना 260। तो धारावी एक ऐसा इलाका है जो पूरे देश को प्रभावित करेगा, पूरे महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा, किस तरीके से अडानी को फेवर किया जा रहा है। और उसका शिलान्यास हुआ बिल्कुल माटुंगा में, जो उससे दूर जगह है, वहां एक मैदान में भूमि पूजन हुआ। ना अडानी का कोई आदमी, न शिंदे, न फडणवीस, न मोदी जी, कोई नहीं, पर काम शुरू करना था। तो इस सब में जो बड़ा घोटाले हैं, झोल हैं, वो बड़े गंभीर हैं। दूसरी बात, महाराष्ट्र में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, ये भी लोग उससे चिंतित हैं। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में अभी भी लोग ये मानते हैं, मुझे शुरू से लगता है कि बहुत से लोगों का कहना है कि असली एनसीपी मतलब शरद पवार, असली शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। तो ये सब गणित से बीजेपी परेशान है कि क्या होगा उनकी युति का, किस तरह वो सरकार बनाएंगे। हरियाणा का हाल तो देख ही रहे हैं, और हरियाणा से कुछ सबक लेना चाहते हैं। हरियाणा के बहाने चाहते तो चुनाव हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी हो जाते जैसी संभावनाएं थी, लेकिन नहीं करा रहे हैं वो। उनका जितने दिन टल जाए उतना अच्छा। तो ये सब मुश्किलें आने वाली है। जितने फेवर अडानी को और अंबानी को किए गए, अभी हरियाणा में लोग देख रहे हैं, सोयाबीन का तेल सीधा 35 रुपए किलो बढ़ गया, लीटर तक बढ़ गया। 100 रुपए लीटर वाला तेल 135 रुपए तक हो गया जी। और ये क्यों हुआ? ये कि पहले अडानी जी ने बड़े भारी पैमाने पे स्टॉक कर लिया,
फिर उसके आयात पे टैक्स लगा दिया गया तो वो महंगा हो गया। जब तक अडानी जी का तेल खत्म नहीं होगा ये इंपोर्ट ड्यूटी जो है लागू रहेगी। जैसे ही अडानी जी का स्टॉक खत्म होगा इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। तो ये सब चक्कर किसान जानते हैं, उपभोक्ता जानता है, देश के नागरिक जानते हैं। और कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने लोगों को इतना चेता दिया कि देखिए आपकी जेब कैसे काटी जा रही है, कैसे कैसे काटी जा रही है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने